Welcome to Alam Academy. Students of class 10th, today we will start a new chapter of NCERT chapter 8, that is Introduction to Trigonometry. ये चैप्टर आप फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 9th में आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी थी, क्लास 10th में आप पढ़ेंगे, क्लास 11th में एंड क्लास 12th में। एंड दिस टॉपिक इज मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या पढ़ना है इसके बारे में बात करते हैं। सो विदाउट एनी डिले अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड पर पहले बात कर लेते हैं। जैसे ये वर्ड खुद अपने आप को डिफाइन कर रहा है। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है और इसको अगर हम ब्रेक करें तो एक वर्ड हमें मिल रहा है ट्राई। ट्राई मीन्स 3 and then gone means sides and metron means measurement. सो यहां से आपको क्या पता लगा कि ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी विल स्टडी द मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स। अच्छा, जो पॉलीगॉन 3 साइड्स का होता है उसका क्या नाम होता है? उसको हम कहते हैं ट्राइंगल। सो यहाँ पर बेसिकली हम बात करने वाले हैं ट्राइंगल की साइड्स की मेजरमेंट की। ठीक, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ट्राइंगल का मेजरमेंट, ट्राइंगल तो हमने पढ़ रखा है, तो फिर ये नया क्यों कहा जा रहा है? सो इसमें हम लोग देखेंगे इसका हमें प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ देखने को मिलता है। सो ट्रिग्नोमेट्री में हमें बेसिकली क्या करते हैं, हम सीखेंगे ट्राइंगल्स के साइड्स का मेजरमेंट। और यहाँ पर हम जो ट्राइंगल पढ़ेंगे वो ट्राइंगल होगा राइट एंगल ट्राइंगल पर हमारी बात होगी। ठीक, अब इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में रिलेट करके देखते हैं कि हम कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं। सभी ने लखनऊ में क्लॉक टावर तो देखा होगा। सो सपोज सब करिए कि आपके पास यहाँ सामने क्लॉक टावर है और आप उस क्लॉक टावर से 10 मीटर दूरी पर खड़े। आपकी और क्लॉक मीटर की दूरी 10 मीटर है। सो जब आप क्लॉक टावर को देखेंगे, इसके टॉप को जब आप देखेंगे, ये आपने इसके टॉप को देखा, सपोज करिए यहाँ से आप देख रहे हैं और क्लॉक टावर के टॉप पर आप देख रहे हैं। मान लेते हैं कि आपका जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। सो आपको मालूम है कि आप बिना क्लॉक टावर को मेज़र करे उसकी आप हाइट को बता सकते हैं। ये आप कैसे बताएंगे? विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल आपका बन गया। एक साइड ये, एक साइड ये और एक साइड ये। और आपने ट्रिग्नोमेट्रीज के कुछ फॉर्मूले अप्लाई करे, उसकी हेल्प से आप इसकी हाइट बहुत आसानी से बता सकते। ठीक, तो हम लोग इसको सीखेंगे। सबसे पहले इसमें हमें जो सीखना है वो सीखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेसिकली होते क्या है? इसमें हम सीखते हैं कि ट्राइंगल्स के एंगल और ट्राइंगल्स के साइड्स के रेशियो में क्या रिलेशन है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? रिलेशनशिप between angles of triangle with the ratio of sides of triangle, with the ratio of sides of triangle। हम ये रिलेशन डेवलप करेंगे कि ट्राइंगल के जो एंगल है और उनकी साइड्स में के रेशियो में क्या रिलेशन डेवलप हो रहा है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर हम जो एंगल्स की बात करेंगे वो हम सिर्फ एक्यूट एंगल्स की बात करेंगे। एक्यूट एंगल्स किसको कहते हैं? एंगल्स विच इज लेस देन 90 डिग्री, यानी कि हम 0 से लेकर 90 डिग्री के बारे में बात करेंगे। एंगल्स विच आर लेस देन 90 डिग्री आर नोन एज एक्यूट एंगल्स। तो यहाँ पर हमारी जो भी बातें होंगी वो एक्यूट एंगल्स तक ही बात होगी। ठीक, सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते किसको है क्या ये? इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम ट्राइंगल के एंगल्स
और ट्राइंगल की साइड्स के रेशियो के बीच रिलेशन को देखेंगे। सो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सो बिफोर दैट आप इसको नोट कर लीजिए, देन हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर बारे में बात करेंगे। सो हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। आपको जैसे पहले ही बताया गया कि हम ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल्स के बारे में बात करेंगे। सो एक हम राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर देते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ, साइड ए बी एंड सी, ये एंगल बी से 90 डिग्री पर है। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल को हम समझ ले। राइट एंगल ट्राइंगल में जो साइड 90 डिग्री होती है उसके जस्ट ऑपोजिट वाली साइड क्या कहलाती है? हाइपोटेन्यूज। ये साइड यानी कि AC हमारा क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। किसको हाइपोटेन्यूज बोलेंगे? जहां हमारा ट्राइंगल राइट एंगल होगा, यानी कि जहां 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा उस एंगल के जस्ट ऑपोजिट साइड हमारी कहलाती है हाइपोटेन्यूज। इसको अगर हम H से शो कर दे रहे। और एंगल A, ये है एंगल A। एंगल A जो हमारा कंसीडरेशन में होगा उसके ऑपोजिट साइड को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और जो एंगल कंसीडरेशन में दो एंगल A है उसके जो बिल्कुल एडजेसेंट साइड होगी, दैट इज AB, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल A, इसको हम कहेंगे बेस। इसको हम कहेंगे बेस। तो राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों साइड्स के नाम आप समझ गए। 90 डिग्री एंगल जहां बन रहा होगा उसके ऑपोजिट साइड वाली साइड क्या कहलाएगी? हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। और ये जो दो एंगल बचे एंगल है एंगल C, तो जिस एंगल को हम कंसीडरेशन में लेकर के चल रहे होंगे, जिस एक्यूट एंगल को हम कंसीडर कर रहे होंगे, सपोज अगर हम एंगल A को कंसीडर कर रहे हैं तो उस केस में उसके ऑपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और उस एंगल A के जो एडजेसेंट साइड होगी वो साइड हो जाएगी बेस। सो हमें यहाँ तीन चीजें मिली, एक परपेंडिकुलर, एक बेस, एक हाइपोटेन्यूज। सपोज अगर हमारे कंसीडरेशन में एंगल C होता, अगर हम एंगल C के कंसीडरेशन में लेकर के चलते तो अब क्या हो जाता है? एंगल C के ऑपोजिट साइड, जिस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं उसके ऑपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर हो जाती है। सो फॉर एंगल C this side is perpendicular and the adjacent side of angle C is known as base। तब उस केस में ये बेस हो जाता, ये परपेंडिकुलर हो जाता। हाइपोटेन्यूज सेम रहता, क्योंकि हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होती है? दैट साइड विच इज ऑपोजिट टू द एंगल 90 डिग्री। एंगल 90 डिग्री जो ऑपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज रहती है। तो एंगल A कंसीडरेशन में है तो एडजेसेंट साइड बेस, उसके ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर। एंगल C अगर कंसीडरेशन में है तो उसके ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर और इसके एडजेसेंट साइड बेस। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तरफ। तो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 है। कितने हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, लेकिन उसमें से आपको सिर्फ 3 के बारे में समझना है, बाकी जो 3 बचते हैं वो उन 3 के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक, तो हम देखते हैं सबसे पहले साइन ऑफ एंगल A। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। साइन ऑफ एंगल A की वैल्यू क्या होती है? अब हमारा कंसीडरेशन में एंगल A चल रहा है तो अभी हम सारी बातें एंगल A की करेंगे। साइन ऑफ एंगल A, साइन ऑफ एंगल A क्या होगा? साइन ऑफ एंगल A होगा इस एंगल A के जो ऑपोजिट साइड होगी, जिसको हम कह रहे हैं परपेंडिकुलर। तो हम इसको लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो साइन ऑफ A क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दूसरा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा? कोसाइन ऑफ एंगल A। कोसाइन ऑफ एंगल A हमारा क्या होगा? अब जो हमारा कंसीडरेशन का एंगल है उसकी एडजेसेंट साइड, उसको हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर हम इसका नाम भी रख दें, यहां पर परपेंडिकुलर हमारी साइड कौन सी है इस केस में? BC। एंड हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है? AC। इसी तरह से बेस हमारा कौन सा? AB और हाइपोटेन्यूज AC।
दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए, एक साइन ऑफ एंगल ए एंड अनदर वन इज कोसाइन ऑफ एंगल ए, और थर्ड है टेंजेंट ऑफ एंगल ए। टेंजेंट ऑफ एंगल ए क्या होगा, वो साइड जो इस एंगल ए के ऑपोजिट है, दैट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन जो इस एंगल ए के एडजेसेंट साइड है, दैट इज बेस। सो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम क्या पढ़ रहे हैं, आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, एक्यूट एंगल के एंगल और ट्राइंगल के साइड्स के रेशियोज में रिलेशन। तो वही हम यहां डेवलप कर रहे हैं। एंगल ए का रिलेशन हमने शो किया ट्राइंगल की दो साइड्स के रेशियो से, इसी तरह से हमने इसमें कोसाइन ऑफ ए, इसी तरह से टेंजेंट ऑफ ए। हम क्या कर रहे हैं, एंगल का रिलेशन शो कर रहे हैं किसके बीच, साइड्स के, ट्राइंगल की साइड्स के रेशियो के बीच। सो ये बेस और परपेंडिकुलर हमारा कितना है, BC, और हमारा बेस कितना है, AB। सो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, और उसमें से आपको बस 3 पढ़ने। 3 पढ़ने का मतलब बाकी 3 छोड़ने नहीं है, बाकी 3 इन 3 के रेसिप्रोकल से, ठीक। तो आपको ये 3 समझ में आ गए, अब बाकी 3 में आपको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट आपका क्या है, कोसिकेंट, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, ये रेसिप्रोकल होता है 1 ऑफ साइन ऑफ एंगल ए के, ठीक। यानी कि साइन ऑफ एंगल ए का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। ये कितना हो जाएगा, जब ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, जो कि है हमारा AC, अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि हमारा BC है। कोसिकेंट हो गया। नेक्स्ट है सीकेंट ऑफ एंगल ए, सीकेंट ऑफ एंगल ए, ये रेसिप्रोकल होता है कॉस के, ठीक है। सीकेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसाइन ऑफ एंगल ए। अब कोसाइन ऑफ एंगल ए हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज जो कि है हमारा AC अपॉन बेस जो कि है हमारा AB। तो टोटल कितने, 5 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचा वो है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ एंगल A which is reciprocal of tangent of angle A, टेंजेंट ऑफ एंगल A। सो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस दैट इज AB अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर दैट इज BC। सो ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके सामने लिख दिए हैं। अच्छा, अभी तक तो हमने सारे साइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, सीकेंट ऑफ एंगल ए, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, इसका शॉर्ट फॉर्म भी होता है। साइन को हम लिख सकते हैं, साइन को, साइन और एंगल ए की जगह पर हम पूरा एंगल ए की जगह पर सिर्फ ए भी लिख सकते हैं। ये जो साइन ए लिखा है इसका ये मतलब नहीं है कि SIN साइन इंटू ए, ये बिल्कुल मतलब नहीं है, बल्कि ये क्या है, साइन ऑफ एंगल ए। इसी तरह से कोसाइन का जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसको हम लिख सकते हैं कॉस, और आगे हम एंगल ना लिख करके सिर्फ ए लिख दे रहे, कॉस ए। सिमिलरली टेंजेंट को हम लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसका होता है tan और tan a। कोसिकेंट का होता है कोसेक, कोसेक a। सीकेंट का होता है सेक a एंड कोटेंजेंट का होता है कॉट a। सो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम यही शॉर्टकट्स में पढ़ेंगे, यानी कि हम साइन ए, कोसाइन ए, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट इस तरह से नहीं बोलेंगे, बल्कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए एंड कॉट ए। दीज आर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और उसमें आपको बस ये जो स्टार्टिंग के 3 हैं इसको समझना है, और वो भी बहुत आसान है, वो बहुत 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 आसान है। अब आपके पास एक हम आपको ट्रिक देते हैं, एक फॉर्मूला देते हैं जिससे आप इसको बहुत आसानी से याद कर लोगे। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है पंडित
बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। क्या फॉर्मूला है ये? पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हरि हरि बोले सोना चांदी तोले। इसका क्या मतलब? ये कैसा फॉर्मूला, ये कैसी ट्रिक? तो P स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर, B स्टैंड्स फॉर बेस एंड H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज। और SCT क्या? S फॉर साइन, C फॉर कॉस, T फॉर टेन। मीन्स जो पहला रेशियो है B/H, P/H, ये किसके बराबर है? S के बराबर। S क्या है? साइन। तो साइन A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दूसरा रेशियो है B/H, B/H का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये किसके बराबर है? ये बराबर है C के। C मीन्स कॉस के। एंड द थर्ड रेशियो P/B, P/B क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज इक्वल टू T, और T का मतलब क्या है? टेन। तो यही आपको याद कर लेना है, एक एक्रोनिम याद कर लेना, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक, अब आपने 3 याद कर लिए, जो बाकी रिमेनिंग 3 हैं यानी कि कोसेक सेक कॉट, वो जस्ट इसके रेसिप्रोकल, इसके ऑपोजिट है। सो कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एंड कॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। अब यहां से हम एक फॉर्मूला भी डेराइव कर सकते हैं। इस वाले केस में शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये कोसेक ए इंटू साइन ए इज इक्वल टू 1। ये एक फॉर्मूला हमको मिल गया। कहां से मिला? ये कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, इससे हम लिख सकते हैं कोसेक ए इंटू साइन ए इज इक्वल टू 1। इसी तरह से सेकेंड केस में हम लिख सकते हैं सेक ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 1। ट्रिग्नोमेट्री में बस है क्या? सिर्फ आपके ये फॉर्मूलाज, ये आपने अच्छे से याद कर लिए। आगे आप आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, वो पढ़ लिए आपने, अच्छे से याद कर लिए। ट्रिग्नोमेट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बहुत आसान एक ये ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जिसमें आपको ज़्यादा मार्क्स गेन करने का मौका है। और थर्ड वाला रेशियो क्या है? कॉट ए इंटू टेन ए इज इक्वल टू 1। ये एक रिलेशन हमें मिल रहा है यहाँ से। इस फॉर्मूले को हमने इस तरीके से लिख दिया कि कोसेक इंटू साइन इज इक्वल टू 1, सेक इंटू कॉस इज इक्वल टू 1, कॉट ए इंटू टेन इज इक्वल टू 1। क्लियर हो गई ये चीज़? तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, आपके सामने हमने कुछ मेंशन कर दिए। अच्छा, एक 10 के बारे में भी चीज़ देख लेते हैं। 10a इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? BC अपॉन AB है। अगर हम हाइपोटेन्यूज AC से दोनों तरफ डिवाइड कर दे, BC अपॉन AC, क्या कुछ फर्क पड़ेगा? AB अपॉन AC। ठीक, 10a हमारा कितना था? परपेंडिकुलर, जो कि है BC के बराबर, और बेस जो कि है AB के बराबर। तो वही काम हमने किया कि AC में दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। तो अब ये BC अपॉन AC आपको क्या दिख रहा है? BC अपॉन AC क्या है? साइन के बराबर। और AB अपॉन AC क्या दिख रहा है? कॉस के बराबर, कॉस A। सो यहां से भी हमको एक फॉर्मूला मिला, उसको भी नोट कर लीजिए कि 10 की वैल्यू होती है 10a इज इक्वल टू साइन A अपॉन कॉस A। जो फॉर्मूलाज आते जा रहे हैं इस चैप्टर में, उसको नोट डाउन कर ले अपने कॉपी में और उसको अच्छी तरह से समझ ले। सो ये दीज आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिनके बारे में हमें पढ़ना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बहुत आसान है। ये एक एक्रोनिम याद कर लेना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। ठीक, अब अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे, हमने एंगल ए जब कंसीडर किया तब उस टाइम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे। सपोज अगर हमारे कंसीडरेशन में एंगल सी होता, मतलब क्या है हमारा कि हम कहना चाह रहे होते कि साइन सी कितना होगा। तो साइन का फॉर्मूला आपको मालूम है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जब हमारे कंसीडरेशन में सी एंगल आ गया, अब जो बेस है, जिस कंसीडरेशन में जो एंगल होता है उसके जो एडजेसेंट साइड होती है, दैट साइड इज नोन एज बेस। और जो एंगल कंसीडरेशन में होता है उसके ऑपोजिट साइड जो होती है, दैट साइड इज नोन एज परपेंडिकुलर। तो अगर हमारा सी एंगल कंसीडरेशन में है, एट दैट टाइम ये साइड हमारी बन जाएगी बेस,
और ये साइड हमारी बन जाएगी परपेंडिकुलर। क्लियर? सो अगर हम साइन सी लिखना चाह रहे हैं, साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हमारा परपेंडिकुलर अब क्या हो गया ए बी, और हाइपोटेन्यूज एज इट इज अभी भी ए सी बना हुआ है। सेम हम कॉस सी भी लिख सकते हैं। कॉस सी क्या हो जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस हमारा क्या हो चुका है, बी सी, और हाइपोटेन्यूज तो एज इट इज बना हुआ है। सेम हम टेन सी भी लिख सकते हैं। टेन सी हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर हमारा क्या है, बी सी, और बेस हमारा क्या है, ए बी। सो इज इट क्लियर? क्लियर है ना ये चीज, कि अगर हमारे कंसीडरेशन में एंगल सी होता तो भी हम कर लेते, कंसीडरेशन में एंगल ए है तो भी हमने कर लिया। वीडियो को पॉज करके इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को नोट कर लीजिए, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। अब जो नेक्स्ट चीज हम समझाने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के से रिलेटेड। सपोज मेरे पास कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, ये एक ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक, अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें और इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखना चाहें, जो कि अभी हमने लिखे थे, साइन ए हमारा क्या होगा इस केस में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी। अगर हम कॉस ए लिखना चाहें, कॉस ए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी, एंड टेन ए लिखना चाहें तो क्या होगा, परपेंडिकुलर दैट इज बी सी अपॉन बेस दैट इज ए बी। यही तो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अभी हमने पढ़ा है। ठीक, कोई नई चीज नहीं है, तो नई चीज क्या पढ़ना है अब देखते हैं इसमें। सपोज अगर हमने कोई एक पॉइंट लिया पी पॉइंट, सपोज इसके हाइपोटेन्यूज पर, और वहां से हमने एक परपेंडिकुलर डाला, मान लेते हैं इसका नाम एम है, और अगर हम एक पॉइंट इस हाइपोटेन्यूज को एक्सटेंड करें, बढ़ा दें, बढ़ा करके हमने एक पॉइंट लिया, मान लेते हैं क्यू, और वहाँ से हम एक परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं और बेस को भी एक्सटेंड कर रहे हैं, तो वो पॉइंट का नाम हमारा एन। ठीक, अब हमारे पास तीन ट्राइंगल हमें दिख रहे हैं, एक ट्राइंगल ए बी सी है, एक ए एम पी है, और एक ए एन क्यू ट्राइंगल। अभी हम फिलहाल दो ट्राइंगल की बात करें। अगर हम देखें इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी, इन दो ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो ये दो ट्राइंगल क्या सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। क्यों? क्योंकि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, कॉमन है ना, ये एंगल कॉमन है, ये एंगल ए कॉमन है, और दूसरा हमें एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम, ये क्या है, 90 डिग्री है। सो हम कह सकते हैं बाई एंगल प्रॉपर्टी these two triangles, triangle ABC is similar to triangle AMP। यही तो होगा ना, ट्राइंगल ABC ट्राइंगल AMP के सिमिलर होगा, कोई नई चीज नहीं बताई, ये चीज आप पहले से जानते थे। ठीक, अब अगर सिमिलर है तो हमने सिमिलर ट्राइंगल में पढ़ रखा है ट्राइंगल के चैप्टर में कि सिमिलर ट्राइंगल की साइड्स की रेशियोज इक्वल होती है। तो साइड्स की रेशियो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी एंड सी ए अपॉन ए पी या पी ए। ये हम लिख सकते हैं साइड के रेशियोज। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अब अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर ले, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट अगर हम करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि अगर हम लिख लें कि हम ये चीज़ लिख लें कि बी सी अपॉन, इसको नीचे ले आ रहे हैं, अपॉन ए सी इज इक्वल टू एम पी अपॉन ए पी, और बी सी अपॉन ए सी हमारा क्या है, साइन के बराबर है, साइन ए के बराबर है। ठीक, इसी तरह से कुछ और अरेंजमेंट इसमें अगर हम करना चाहें कि अगर हम इसको नीचे ले आए, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए एम अपॉन ए पी, तो ये किसके बराबर, ए बी अपॉन ए सी किसके बराबर है, कॉस ए के बराबर है। ठीक है, वेरी गुड। सिमिलरली अगर हम कुछ चेंजेस और करना चाहें कि इसको इसमें आपस में देख लें, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर दें, इस ए बी को नीचे ले आएं,
इज इक्वल टू एम पी अपॉन ए एम। तो हमें ये मालूम है कि बी सी अपॉन ए बी क्या है, 10A के बराबर है, 10A के बराबर है। ठीक, तो अभी हमें यहाँ क्या नई चीज़ देखने को मिली, हमें ये चीज़ देखने को मिली कि जो साइन ए है, ठीक, ये जो साइड बी सी अपॉन ए सी था और ये साइड एम पी अपॉन ए पी, यानी कि लेंथ अगर शॉर्ट भी कर दी गई तो भी हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सेम रहा। कब तक? जब तक हम एंगल ए को सेम रख रहे हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात हमको मिल गई। इसी तरह से अगर हमने ट्राइंगल एक्सटेंड करा था उसमें भी देख ले, यानी कि ये जो बड़ा ट्राइंगल है ए एन क्यू और ए बी सी, ये भी दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा लेंथ अगर हम इंक्रीज भी कर रहे हैं और अगर एंगल ए को हम सेम रख रहे हैं तो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम आते हैं। हमने तो सिर्फ 3 निकाले, बाकी रिमेनिंग 3 भी निकल आएंगे, उसका रेसिप्रोकल होता है। ठीक, तो बात क्या समझ में आई यहां पर? बात यह समझ में आई कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो वेरी नहीं करते हैं, लेंथ ऑफ द ट्राइंगल चाहे वेरी कर जाए, कब तक? जब तक हमारा ये एंगल सेम रहता है। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई कि हम क्या कह सकते हैं? एक हमारे पास एक प्रॉपर्टी कह ले, एक प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई कि द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल। कब तक ऐसा होगा? विद द लेंथ ऑफ अ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इफ द एंगल रिमेन्स द सेम। इफ द एंगल रिमेन्स द सेम, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है। क्या हम कह रहे हैं? फिर से उसको रिपीट कर दें। द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ratios do not vary with the length of triangle या with the length of sides of a triangle, with the length of sides of triangle if angle remains same। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पता लगी और बहुत इंटरेस्टिंग बात पता लगी कि अगर हमारा एंगल नहीं चेंज हो रहा है तो एंगल जब चेंज नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहेंगे। यही वो पॉइंट है, यही वो प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से हमने क्लॉक टावर मेजर कर दिया था। क्लॉक टावर हम कैसे मेजर कर रहे थे? हमको मालूम था अगर हमें एंगल पता लग गया तो वो प्रॉपर्टी चाहे लेंथ ट्राइंगल कितना बड़ा बन जाए, जितना भी बड़ा बना लो, एंगल अगर हम सेम रखे हैं तो जो छोटे ट्राइंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वही लार्ज ट्राइंगल के लिए भी वैलिड होगा। बात समझ में आई है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को नोट कर लीजिए। लास्ट बात बस अब बचती है बताने के लिए कि सपोज अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से एक रेशियो दिया गया और हमसे पूछा जाए कि रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करो, तो क्या हम फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। हम अगर एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ करें, राइट एंगल ट्राइंगल अगर हम ड्रॉ करें, दिस साइड इज ए, दिस साइड इज बी एंड दिस साइड इज सी। ठीक, तो साइन ऑफ ए अगर हमें दिया है 1/3, ठीक, 1/3 दिया हुआ है तो साइन ए के बारे में हमको मालूम है, साइन ए कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो परपेंडिकुलर यहां पर क्या हो जाएगा? बीसी और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? एसी। लेकिन हम इसको डायरेक्ट 1 और 3 नहीं लिख सकते, 1 और 3 नहीं लिख सकते, बल्कि हम क्या करेंगे? क्यों नहीं लिख सकते 1/3? ये भी समझ लीजिए, क्योंकि ये 1/3 है। ठीक, इसी तरह से 3/9, इसी तरह से 9/27, ये सब के सब क्या है? 1/3 ही तो है। इसको भी अगर हम कट करें 1 3 1 3, ये सब के सब 1/3 है। तो अगर हम 1/3 में डायरेक्ट लिखने लग जाए तो यहां पर तो वैल्यू 3 और 9 आ जाएगी, यहां पर वैल्यू 9 और 27 आ जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? हम ये करेंगे कि इसको k से मल्टीप्लाई करा दिया एंड इसको भी k टाइम्स मल्टीप्लाई करा दिया, वेयर k इज एनी रियल नंबर या वेयर k इज पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा? अब ये 1/3 का रेशियो हमको मिल जाएगा। रेशियो वाले क्वेश्चन हम इसी तरह से ही करते हैं। तो ये हो जाएगा साइन ए परपेंडिकुलर, यानी कि ये k
एंड हाइपोटेन्यूज यानी कि ये 3 के। अब ये यहाँ ट्राइंगल एंगल बी से 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर अगर हम रिमेनिंग साइड ए बी फाइंड करना चाहें तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है 3k स्क्वायर, एंड ए बी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। बी सी की वैल्यू गिवन है कितनी है, k। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू मिल जाएगी आसानी से, ए बी स्क्वायर स्क्वायर हो गया 9k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई 8k स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, रूट। अब 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू के, तो यहाँ से 2 एक बाहर आ गया, तो ए बी की वैल्यू प्लस माइनस 2√2k। अच्छा प्लस माइनस आया, लेकिन हमें मालूम है कि जब लेंथ की हम बात करेंगे देन वी विल चूज पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि ए बी की वैल्यू आ जाएगी 2√2k। ठीक, अब हमारे पास ए बी की वैल्यू भी आ गई 2√2k, तो हम बहुत आसानी से रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे कैलकुलेट करेंगे। कॉस ए अगर हमें निकालना हो, कॉस ए के बारे में हमको मालूम है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी, और बेस कितना है 2√2k और हाइपोटेन्यूज 3k है, तो ये वैल्यू आ गई 2√2/3। इसी तरह से हम tan a भी कैलकुलेट कर सकते हैं। tan a क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर दैट इज BC अपॉन बेस दैट इज AB, और BC की वैल्यू k, AB की वैल्यू 2√2k, सो द वैल्यू इज 1/2√2। बाकी रिमेनिंग 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो इन तीनों के रेसिप्रोकल होते हैं। तो साइन ए की कोसेक क्या हो जाएगा, 1/sin a, 1/sin a क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, एग्जैक्ट 3/1। इस तरह सेक क्या हो जाएगा 3/2√2, कॉट क्या हो जाएगा 2√2। इज इट क्लियर। तो बताने का मतलब ये था, बताने का पर्पस ये था कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको मालूम है, उसकी हेल्प से हम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस हमको उस पर बेस मिलेंगे। ठीक, यहां तक बात क्लियर। अब एक और इंपॉर्टेंट बात समझ ले, एक इंपॉर्टेंट बात यह कि क्योंकि साइन और कॉस के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में क्या आता है, हाइपोटेन्यूज आता है। और आपको ये अच्छी तरह से मालूम है कि राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे लार्जेस्ट साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। तो इससे हमने एक रिजल्ट निकाला कि जब डिनोमिनेटर में सबसे लार्जेस्ट साइड मिलेगी तो साइन और कॉस की वैल्यू, साइन और कॉस की वैल्यू कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर जब बड़ा आएगा, न्यूमरेटर से बड़ा डिनोमिनेटर होगा, तो वैल्यू हमेशा कितनी मिलनी है, हमेशा वैल्यू 1 से छोटी, यानी मैक्सिमम वैल्यू 1 मिल सकती है, बस 1 से कभी भी बड़ी वैल्यू नहीं मिलेगी। इज इट क्लियर। और एक और बात भी समझते चले कि जैसे यहाँ साइन है, कभी कभी हमें यहाँ एंगल भी दिया होगा, ये थीटा है, सपोज कर ले ये फाई है, तब उस केस में हम साइन ए ना लिख करके साइन थीटा भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको कंसीडरेशन में कर रहे हैं तो हम उस केस में कॉस फाई, साइन फाई, टेन फाई भी कर सकते हैं। तो कभी कभी हमें थीटा यानी कि एंगल्स भी दिए हुए होंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, ए या बी या सी लेके चल रहे हैं, यहाँ पर आपको थीटा भी मिल सकता है, फाई मिल सकता है, उसके अलावा आपको कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी मिल सकती है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये सारे हम लोग अभी आगे जब एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें ये सारी वैल्यूज हम डिस्कस करेंगे। ठीक, क्लियर हो गई ये बात। और भी कुछ बातें बताते चले इसके बारे में कि जैसे अगर कहीं ये लिखा हुआ है साइन ए, हमें स्क्वायर करना है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। इस तरह से कॉस ए या टेन ए, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर इस फॉर्म में लिखे हुए हैं तो हम लिख सकते हैं उसको कॉस स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। लेकिन अगर कहीं ये दिया है साइन ए -1, तो इसको हम साइन -1a नहीं लिख सकते, ये कुछ और चीज है, ये इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स फंक्शन हम आगे के हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, क्लास 10th में हमें इनवर्स फंक्शन के बारे में नहीं पढ़ना। यहां तो ऐसे लिख सकते थे, लेकिन अगर पावर माइनस में है तो हम उसको नहीं लिख सकते, बल्कि ये वैल्यू किसके बराबर है, ये है 1/sin a के बराबर, यानी कि कोसेक a के बराबर।
ये बात क्लियर हुई कि हम इस तरह से नहीं लिख सकते, दिस फंक्शन इज इनवर्स फंक्शन। तो ये बातें थी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताने के लिए। तो यहाँ हमारा इंट्रो कंप्लीट होता है, डिटेल इंट्रो हमने बनाया है सो दैट हमें आगे की एक्सरसाइजेज में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पहले हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे, एग्जाम्पल्स यानी कि 8.1 एक्सरसाइज करने से पहले, उससे पहले जो हमें बुक में एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स दिए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। एग्जाम्पल्स कंप्लीट करने के बाद देन वी विल मूव टू द एक्सरसाइज, ठीक। और आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसके एटलीस्ट कम से कम आप एनसीईआरटी तो पूरी कवर करिए, उसके बाद आप दूसरी बुक्स की तरफ जाइए। पहला टारगेट आपका होना चाहिए कि यू हैव टू कंप्लीट योर एनसीईआरटी बुक विद एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के साथ साथ आपकी एनसीईआरटी बुक कम से कम लगी होनी चाहिए। उसके बाद आप और किताब पर जाइए, और बुक्स पर जाइए, चाहे वो आर एस अग्रवाल हो, अच्छी बुक है, उसके अलावा चाहे आर डी शर्मा हो, उसके अलावा जो टेस्ट सीरीज़ होती हैं, टेस्ट सीरीज़ आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें कब हैं, ये सब एक सीक्वेंस पर चलेंगी। पहले एनसीईआरटी है, पहले ये कवर हो जाए, उसके बाद हम बाकी चीज़ें कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।